Hi friends, welcome back to my channel NCC Gyan, a complete guide for your A, B and C certificate exam. In this video, we will be discussing a sample paper for C certificate exam, which will be held in the month of February only. So C certificate exam, part 1 drill, it will be only, you will have only practical. There will be no theoretical drill question this time. Only practical part will be assessed for drill. Practical question will be asked during the practical only. Next part is the weapon training part 2. It will be of 10 marks. First question is write the full form of the following. So you will be asked about TOET. आपको TOET का full form लिखना है. So what is its full form? Its full form is Test of Elementary Training. Now question is MPI. Full form of MPI is mean point. Answer is mean point of impact. And full form of HAT is holding, aiming and trigger operation. Next question is name the circle of 1:1 target. Firing target paper circle के नाम बताइए. इसका सही उत्तर है bull, inner, magpie and outer. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ एनी 4 पार्ट्स ऑफ .22 राइफल. .22 राइफल के किन्हीं 4 हिस्से पुर्जे के नाम लिखे. या हमने 9 हिस्से पुर्जे के नाम दिए हैं, आप किसी 4 के नाम लिख सकते हैं. फोरसाइट, बैक साइट यू, बोल्ट, मैगजीन, स्लिंग, बट प्लेट, ट्रिगर और ट्रिगर गार्ड. रिमेंबर टू राइट एनी 4. इफ यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट इफ देयर इज नथिंग मेंशन कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया कि कितने हिस्से लिखने हैं, तो आप क्वेश्चन के नंबर के मुताबिक, अगर वो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 8 हिस्सों के नाम लिख सकते हैं. Next will be part 3 miscellaneous. The first topic which will be assessed is national integration and it will be of 10 marks. So first question is for national integration, which is question 4 of your paper, is name the factor responsible for weakening national integration. वो चीज़ें बताइए जो national integration यानी राष्ट्रीय एकता को कम करते हैं. और इसके आंसर है cultural aspect, communalism, political motive, casteism, lack of education, regionalism, linguistic fantasism, ethnic conflict, tribal identity, social disparity, economic inequalities and corruption. आप इसे अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, जैसे करप्शन. सोशल डिस्पैरिटी का मतलब होता है कि आप किसी को कास्ट के हिसाब से ऊपर नीचे आंकना. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब इनकम का स्तर बराबर नहीं है लोगों में, तो लोग एक दूसरे को इक्वल नहीं समझते हैं. लैक ऑफ एजुकेशन, अशिक्षित होने से, रीजन अलग होने से, रिलीजन अलग होने से. तो आप इसे अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द राइट आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फिल इन द ब्लैंक्स एंड द राइट आंसर इज जनरल मनोज पांडे. हेयर यू कैन बी आस्क्ड अबाउट एनी क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू योर नेशन. आपसे नेशनल फ्लावर, नेशनल सॉन्ग या कोई नेशनल मॉन्यूमेंट के बारे में पूछा जा सकता है. सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा एंड द राइट आंसर इज मनोहर लाल खट्टर. नेक्स्ट इज द राइटर ऑफ नेशनल एंथम इज आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर. एंड चारमीनार इज लोकेटेड एट विच प्लेस, इट इज लोकेटेड एट हैदराबाद. द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ द हाइएस्ट वेटेज विच इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. यू कैन ऑल्सो चेक आउट द लेटेस्ट वीडियो विच वॉज अपलोडेड yesterday. एंड द क्वेश्चन फॉर दिस इज मेक लिस्ट ऑफ 10 कोर लाइफ स्किल विच हेल्प इन एनहांसिंग द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए कौन सी 10 योग्यताएं या 10 कौशल उसके जीवन में जरूरी हैं. तो आंसर इज सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. हिंदी में भी ये साइड में लिखे हुए हैं, यू कैन लर्न दैट ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 7, empathy means the ability to imagine what life for another person. Write the components of empathy. empathy का मतलब होता है कि आप दूसरे की जगह पर रहकर उसकी ज़िंदगी को महसूस करते हैं. तो इसमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं. ऑप्शन आंसर है कि पुटिंग वन सेल्फ इन अदर शूज़, मतलब अपने आप को दूसरे की जगह पर रहकर देखिए, दूसरे का नज़रिया समझिए, दूसरे की क्या फीलिंग्स हैं उनको महसूस करिए. एंड फोर्थ पॉइंट इज उन फीलिंग्स को सिर्फ महसूस नहीं करना, उसको ये बताना भी है कि हम आपकी बात को समझते हैं. उसके बाद देर बीइंग नॉन जजमेंटल, आपको उनको चीज़ों को पहले से ही जज नहीं करना है, उनसे ज़्यादा डिसएग्री और एग्री कर नहीं चक्कर में नहीं पड़ना है. एंड योर बिहेवियर शुड बी पॉजिटिव फॉर दैट पर्सन. नेक्स्ट इज नॉट टेकिंग द इशू ऑन वंस ओन शोल्डर. सारी की सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर या अपने ऊपर ही नहीं ले लेनी है. जो भी उसकी सिचुएशन को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं उसका एक हल निकालना है मिलजुल कर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 8, व्हाट आर दी पॉइंट्स केप्ट इन माइंड टू रिड्यूस द कम्युनिकेशन गैप. संचार अंतराल यानी कि कम्युनिकेशन गैप को कम करने के लिए किन बातों को ध्यान में रखा जाता है. राइट आंसर इज प्लान अहेड. पहले से प्लान करें कि आप क्या कहने वाले हैं. इन्वॉल्व अदर्स टू कंट्रीब्यूट टू प्लानिंग. दूसरों को अपनी प्लानिंग में शामिल करें, दूसरों के सजेशंस को सुने. जो भी आप कह रहे हैं उसे एक पर्पसली कहें, उसका पर्पस होना चाहिए. जस्टिफाई योर स्टैंड विदाउट अपसेटिंग अदर. जो भी आप कह रहे हैं उससे किसी
इस तरह कम्युनिकेट करें कि वो दूसरों को नाराज या अपसेट ना करें. हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, हैव एम्पैथी, डोंट बी जजमेंटल, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द एबिलिटी ऑफ अदर्स टू कंट्रीब्यूट, ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द अदर पर्सन, बी ट्रांसपेरेंट टू इन्फॉर्म what you have planned and make modification in the plan to suit the need. And the word yes or no are very powerful. Learn to use them properly. आप इसके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के डिटेल वीडियो इज अपलोडेड सेपरेटली. यू कैन look into that video to write the question in your own language also. The next question we have is question number 9, which states there were 3 ways of communication. You are supposed to write what are the 3 ways of communication, and the answer is aggressive, passive and assertive. Aggressive मतलब गुस्से से बात करना, passive मतलब बहुत ही इतने आराम से बात करना कि लोग आपकी बात ना सुने, और assertive मतलब एक impressive तरीके से बातचीत करना. Next question, question number 10, what are the basic principle of time management? Time management के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं? आंसर इज डेवलप अ पर्सनल सेंस ऑफ टाइम, यानी कि आप टाइम की वैल्यू को समझें, उसको एक पर्सनल सेंस डेवलप करें टाइम के लिए. आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म गोल्स, जो आपके उद्देश्य हैं उनको पहचानें और उसके अनुसार अपने टाइम को मैनेज करना सीखें. कंसंट्रेट ऑन हाई रिटर्न एक्टिविटीज, इट मीन्स उन कामों में ध्यान दें जिससे आपको ज्यादा आउटपुट मिले. वीकली एंड डेली प्लानिंग करें टाइम की. मेक द बेस्ट यूज ऑफ बेस्ट टाइम, जिस टाइम पे जो काम करना है उसी को करें, अपने टाइम को वेस्ट ना करें. एंड मेक यूज ऑफ कमिटेड टाइम, अपने किसी टाइम को बांटा है कि मैं इस 2 घंटे अगर मैंने पढ़ाई करनी है तो आप पढ़ाई ही करें. उस कमिटेड जिस काम के लिए उस टाइम को कमिट किया है वही काम करें. उस टाइम को वेस्ट करके दूसरी जगह किसी दूसरे काम में ना लगाएं. इसका उत्तर आप अपने पॉइंट्स में, अपनी भाषा में या अपने नजरिए से भी लिख सकते हैं कि आप टाइम को कैसे सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, टाइम कैसे बचा सकते हैं, चीज़ों को किस तरह आप टाइम को अपने अच्छी तरह से इन्वॉल्व करके अपना बेस्ट गोल अचीव कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द वेज ऑफ चेंजिंग माइंडसेट ऑफ एन इंडिविजुअल? किसी व्यक्ति की मानसिकता को बदलने के क्या तरीके हैं? किसी की ट्रेडिशनल सोच या जो उसका नजरिया है उसको बदलने के क्या क्या तरीके हैं? एंड द राइट आंसर, गेट द बेस्ट इन्फॉर्मेशन ओनली, यानी आप हमेशा सही जानकारी दें जिसको भी आप जानकारी दे रहे हैं. रोल मॉडल द बेस्ट पीपल, उन्हीं लोगों को अपना रोल मॉडल चुनिए जो सक्सेसफुल हैं या जिन्होंने लाइफ में स्ट्रगल करके कुछ अचीव किया है, जो गलत रास्ते पर नहीं चलते हैं. एग्जामिन योर करंट बिलीफ, जो आपकी समय की सोच है, इस समय जो आपकी सोच है उसको एनालाइज करें और समय के अनुसार उसे बदलें. नेक्स्ट, शेप योर माइंडसेट विद विजन एंड गोल, जो आपका माइंडसेट है उसको शेप करने के लिए आपका एक गोल होना चाहिए कि किस गोल को अचीव करने के लिए आप काम कर रहे हैं, एक विजन होना चाहिए. फाइंड योर वॉइस, यानी कि अपनी थॉट, अपनी सोच, अपनी आवाज को पहचाने. प्रोटेक्ट योर माइंडसेट, यानी कि आपका जो पॉजिटिव माइंडसेट है उसको संभाल कर रखें. नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव बातों का अपने ऊपर इम्पैक्ट ना आने दें. लेट गो ऑफ कंपैरिजन, अगर कोई आपको तुलना करता है किसी से तो आप उसमें उसका ज्यादा असर अपने ऊपर ना आने दें. पुट एन एंड टू परफेक्शनिस्ट, यानी हर चीज को मैं परफेक्शनिस्ट के तरीके से ही करूंगा, आम तरीके से मैं इसे नहीं कर सकता इसलिए वो काम होगा ही नहीं. इस तरह की साइकोलॉजी है, इस तरह की धारणा से बचें. लुक एट द एविडेंस, यानी कि समय के अनुसार जो आप अगर किसी चीजों के लिए आपको एविडेंस मिले हैं कि नहीं ये चीज सही है, ये चीज गलत है, उसके हिसाब से अपनी सोच को बदलें. एंड रीडिफाइन व्हाट फेलियर मीन्स, फेलियर की भाषा को रीडिफाइन करें. फेलियर का मतलब कहते हैं ना, ईदर यू सक्सेस और यू लर्न, यू नेवर फेल, ईदर यू सक्सेस और यू लर्न. एक बात का ध्यान रखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसके बारे में अच्छी तरह सोचें, उसके आंसर को अपनी भाषा में फ्रेम करें और फिर लिखिए. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ करियर काउंसलिंग फॉर अ स्टूडेंट? किसी छात्र के लिए करियर परामर्श या करियर काउंसलिंग के क्या फायदे हैं? आंसर इज, इट कैन हेल्प इन डिटरमाइनिंग अ स्टूडेंट्स ट्रू पोटेंशियल, वो उसकी सही क्षमता का आंक सकता है, उसके डाउट्स क्लियर करता है, उसको एक सपोर्ट और मोटिवेशन देता है, गाइडेंस टू स्टूडेंट्स देता है. इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हैं कि वो उसके अपने गोल को अचीव करने के लिए, जो उसका जिंदगी में बनने का मकसद है, उसको पाने का जो रास्ता है वो उसके लिए क्लियर हो जाता है, उस रास्ते को समझ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड टू इम्प्रूव पब्लिक स्पीकिंग स्किल, यानी सार्वजनिक स्थान पर अपनी बोलने की क्षमता को सुधारने के लिए आपको किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. इसमें पहला पॉइंट है स्टेज प्रेजेंस. स्टेज प्रेजेंस का मतलब कि स्टेज पर जब आप लोगों के साथ बात कर रहे हो तो आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए. लोगों को आपको देखकर इस तरह की एक फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ इस इंसान की बात सुननी हमें चाहिए, तो आप यू शुड बी प्रेजेंटेबल फॉर स्टेज. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट.
नेक्स्ट पॉइंट इज वॉइस कंट्रोल, यानी कि आपकी जो आवाज़ है वो बहुत इतनी ऊंची होनी चाहिए कि वो लोगों को सुनाई दे, ना तो वो इतनी धीमी होनी चाहिए कि वो लोगों को ना सुनाई दे। नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज इंप्रेसिव होनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंट लगने चाहिए बात करते समय। नेक्स्ट पॉइंट इज डिलीवरी ऑफ स्पीच, यानी कि आवाज़ में मॉड्यूलेशन होना चाहिए, जिस शब्द पर जोर देकर बोलने की ज़रूरत है उसमें जोर देकर बोलने, जिस शब्द को आपको इंपॉर्टेंस देना है उसको उस तरीके से बोलने की कोशिश करना, डिलीवरी ऑफ स्पीच। नेक्स्ट इज ऑडियंस रिलेशन, यानी कि जो ऑडियंस है आपकी वो आपसे एक 1-to-1 कनेक्ट फील करे आपकी बात, तभी वो आपकी बात को सुनना ज़रूरी समझेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द 10 लीडरशिप ट्रेट्स, यानी लीडरशिप यानी नेतृत्व के 10 गुण लिखें, 10 लक्षण लिखें। And the as per Pressy, as per the handbook, the answer is A. You can relate this with A, B, C, D. Alertness, A for alert, B for bearing, C for courage, D for decisiveness and dependability, E for endurance, enthusiasm, then I for initiative, integrity, then judgment, justice, knowledge, loyalty, sense of humor, tact, unselfishness, truthfulness, spirit de corps, humility and sympathy, then patience and sense of urgency, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेच्योरिटी एंड मेंटल इंक्लूडिंग इमोशनल स्टेबिलिटी। इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही पॉइंट्स लिखें, आप इसे अपनी नज़रिए के अनुसार, जैसे उसके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, आप रिलेट कर सकते हैं कि स्कूल में आपका मॉनिटर था, आप एक मॉनिटर को अच्छा मॉनिटर किस क्वालिटीज़ पर कहते थे कि वो इम्पार्शियल है, वो सभी स्टूडेंट्स को बराबर मानता है, तो आप इम्पार्शियल एक कंडीशन लिख सकते हैं। नॉलेज होनी चाहिए उसको, वो लिख सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना। इस तरीके के पॉइंट्स आप अपने हिसाब से भी इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, यानी नागरिकता पाने के कौन से तरीके हैं। एंड द राइट आंसर आर देयर आर 4 ways टू गेट द सिटीजनशिप। फर्स्ट वन इज बाय बर्थ, देन बाय डिसेंट मीन्स बाय हेरिडिटी, देन बाय रजिस्ट्रेशन एंड देन बाय nationalization. So you can write only these 4 points. Next question is define team spirit. Define the टर्म टीम स्पिरिट क्या होती है, इस बात को परिभाषित करें। टीम का मतलब क्या होता है? टीम का मतलब एक ग्रुप है। टीम मीन्स आपको किसी पर्टिकुलर टास्क जो आपको असाइन है उसके लिए आप मिलकर काम करेंगे, पूरे जोश के साथ काम करेंगे, ग्रुप के हर व्यक्ति को इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे, हर किसी के सजेशन सुनेंगे। तो इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें आप इस आंसर में लिख सकते हैं। एंड एज पर द प्रेसी, टीम स्पिरिट इज द लॉयल्टी टू प्राइड इन and enthusiasm for the group shown by its member. It is a common spirit of the group and it implies devotion and loyalty to the group. यानी कि आप अपने ग्रुप के लिए पूरी तरह डिवोटेड हैं, आपकी जो टीम है उसके लिए आप पूरी तरह डिवोटेड हैं काम करने के लिए, और आप अपने ग्रुप के लिए लॉयल हैं। एंड जो भी टास्क आपको असाइन होगा आप उसको पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। यही सब किस में आता है? ऑल दिस आर इंक्लूडेड इनटू टीम स्पिरिट। Next topic we have is disaster management, and question number 17, fill in the blanks. You can be asked about writing the full forms of the various terminologies related to disaster management, or you can also be asked about who head which committee and who is responsible at what level for managing disaster in a country. इसके लिए आप डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। So let's get back to the question. Question number A, 17. A option is NDRF stands for, NDRF का क्या मतलब है? It means National Disaster Response Force. Next question is NDMA. NDMA is headed by whom? यानी National Disaster Management Authority is headed by whom? उसका हेड कौन होता है? तो NDMA के हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। Next option C, Disaster Management Act of India came in the year of 23rd December. Year is 2005. Next question, warfare comes under dash disaster. Warfare किस तरह के disaster है? Natural या man-made? And the right answer is man-made. Next, one example of ecological disaster is pollution of air, वाटर, नॉइस, सॉइल डिग्रेडेशन, सी लेवल राइज, ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि इसमें आपने पर्यावरण से जुड़ा कोई भी एक नेचुरल डिजास्टर का नाम लिखना है। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे नाम दिए हैं, आप कोई भी एक लिख सकते हैं अपने, जो आपको आसानी से याद रह जाए। पोल्यूशन लिख सकते हैं, या फिर आप ग्लोबल वार्मिंग लिख सकते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट लिख सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन F, फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय। फायर को बुझाने के, आग को बुझाने के कौन कौन से तरीके हैं? ऑप्शन राइट आंसर इज स्टारवेशन, कूलिंग एंड
स्मूदरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द 4 कैटेगरीज ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, यानी कि अग्निशमन उपकरण की 4 श्रेणियां लिखिए। फायर फाइटिंग बुझाने के लिए जो उपकरण, जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, उसकी 4 कैटेगरीज कौन सी हैं? एंड द आंसर इज फायर एक्सटिंग्विशर, स्टिरअप पंप्स, बकेट, फायर बीटर्स एंड हुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ डिजास्टर, यानी आपदा, राष्ट्रीय आपदा या आपदा जो होती है वो कितनी तरह की होती है? आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, यानी कि आपदा कितनी प्रकार की होती हैं? 2 तरह की होती है। नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदाएं, और मैन मेड डिजास्टर यानी कि मानव निर्मित आपदाएं। नेचुरल डिजास्टर के एग्जाम्पल हैं स्ट्रोम, साइक्लोन, जिसको आप हिंदी में बाढ़, भूकंप, तूफान, ठीक है, ये सब क्या है, बादल फटना, इस तरह के। मैन मेड डिजास्टर है जो इंसानी गलती की वजह से जो डिजास्टर आते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल मिसहैप, फायर, फॉरेस्ट फायर, कंटामिनेशन या पॉइजनिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज, वॉरफेयर, ये सब क्या है, मैन मेड डिजास्टर के उदाहरण है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये आपके एग्जाम में 36 मार्क्स का आता है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक एंड क्वेश्चन नंबर 20 फॉर योर एग्जाम इज, राइट एनी 3 सोशल सर्विस सिक्योरिटी स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सरकार के द्वारा शुरू की गई किन्हीं 3 सामाजिक सुरक्षाओं के नाम लिखिए, और इसका सही उत्तर है अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो मनरेगा किस तरह का एग्जाम्पल है? रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का। एनएसएपी स्टैंड फॉर, एनएसएपी का क्या मतलब होता है? इट स्टैंड्स फॉर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपीवाई स्टैंड्स फॉर, एपीवाई का क्या मतलब होता है? इट मीन्स अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड ऑन डैश एट राजघाट। स्वच्छ भारत अभियान को कब लॉन्च किया गया था? इट वॉज लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 2014 एट विच प्लेस? एट राजघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HIV स्टैंड्स फॉर, HIV का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाको स्टैंड्स फॉर, नाको का क्या मतलब होता है? इट मीन्स नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज वैकेंसीज अंडर इंद्रधनुष इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट डैश नंबर ऑफ डिसीज। मिशन इंद्रधनुष के अंदर कितनी बीमारियों के बचाव के लिए वैक्सीन प्रोवाइड किया है? एंड द राइट आंसर इज 8। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डाउरी सिस्टम। इस तरह के क्वेश्चन में आपसे सिर्फ डाउरी सिस्टम से नहीं है, किसी भी सामाजिक बुराई से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है, इन्फ्लेशन के कारण क्या है, तो आपने उसी के अनुसार इसका उत्तर लिखना है। एंड दी कॉजेज फॉर डाउरी सिस्टम आर, फर्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर मीन्स यानी कि आर्थिक असमानता, अमीरी गरीबी का जो सिस्टम है वो इसका रीज़न है। सोशल फैक्टर्स, कुछ सामाजिक रीज़न है जिसकी वजह से लोग दहेज देते हैं। रिलीजियस फैक्टर्स, किसी धर्म में ये पक्का फिक्स है कि हाँ भाई दहेज देना ही देना। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में क्या अंतर है? इकोनॉमिक फैक्टर्स मीन्स आप इतने सक्षम हैं कि आपको दहेज देना है, आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप दहेज दे सकते हैं और देना पसंद करते हैं। एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मीन्स कि आप इतने असक्षम हैं, इतने कमज़ोर हैं कि आप अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए दहेज पर निर्भर हैं, क्योंकि आप इनइक्वालिटी है, आप आर्थिक रूप से सामने वाले के बराबर नहीं है। नेक्स्ट इज पेरेंट कंपल्शंस एंड डिवाइन सैंक्शंस। डिवाइन सैंक्शन का मतलब है कि आपके अंदर ये फीलिंग है कि अगर मैंने अपनी बेटी को दहेज नहीं दिया तो मैं भगवान को जाकर क्या जवाब दूंगा। इस तरह की आंसरेबल, इस तरह की मॉरल वैल्यूज़ हैं जो हैं वो सब डिवाइन सैंक्शन में इंक्लूड होती हैं। Next topic we have is health and hygiene, and it will be of 28 marks. And the question number 25 of this topic is name the 4 methods to safer food, यानी कि भोजन को साफ और सुरक्षित रखने के लिए किन्हीं 5 उपाय के नाम बताइए। And the right answer is you should keep the food clean, separate raw and cooked item, कच्चे और पके हुए खाने को अलग अलग स्थान पर रखें, कुक थॉरली, अच्छी तरह कुकिंग करें, भोजन को पूरा पकाएं, की फूड एट सेफ टेम्परेचर, फूड को स्टोर करने के लिए सही टेम्परेचर, सही तापमान पर उसे रखिए। एंड यूज सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल, खाने की कुकिंग के लिए साफ सब्जियों, साफ मसालों, साफ पदार्थों और साफ पानी का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द सिम्टम्स इन केस ऑफ इंटरनल इंजरीज, यानी आंतरिक चोटों के
क्या लक्षण है, अगर किसी को इंटरनल इंजरी होती है, अंदर चोट लगती है, तो उसके क्या सिम्टम है। एंड द राइट आंसर इज कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, यानी स्किन जो होती है वो कमज़ोर और पीली दिखाई देती है। वीक और रैपिड पल्स, नस जो पल्स है शरीर की वो कमज़ोर हो जाती है। शेलो साइंग एंड ब्रीदिंग, यानी रुक रुक कर धीरे धीमे सांस लेना। फेस पिंच्ड एंड पेल, फेस थोड़ा अंदर को धस जाता है और पीला दिखाई देता है। आईज डीपली संकन एंड डार्क रिंग्स अराउंड देम, आंखें अंदर की तरफ धस जाती है और उनके आसपास काले घेरे दिखाई देते हैं। एंड पेशेंट यूजुअली रेस्टलेस एंड एंशियस एंड मे लूज कॉन्शियसनेस, यानी कि पेशेंट जो होता है वो रेस्टलेस होता है, घबराया हुआ होता है, या फिर वो बेहोश भी हो सकता है। Next is question number 27, which is write first aid to be given in case of strangulation or hanging, यानी कि गला घोटने या लटकने की स्थिति में दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा लिखिए। आपसे किसी भी तरह की फ्रैक्चर से रिलेटेड, वुंड से रिलेटेड फर्स्ट एड पूछी जा सकती है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कट द कंस्ट्रिक्शन, यानी कि जिस भी चीज़ से वो लटके हुए हैं, जिस भी चीज़ से गला घोटा हुआ है, उसको पहले काटा जाए। क्लीन द एयर पैसेज, हवा का गले में हवा आराम से पास ऑन हो सके, उसे पैसेज को क्लियर किया जाए। स्टार्ट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, अगर आप ट्रेन हैं तो ज़रूरत है तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दीजिए। गिव इनहेशन इफ़ पॉसिबल, अगर ज़रूरत है तो मुंह से सांस दीजिए। एंड मेक द पेशेंट वार्म एंड कंफर्टेबल, और पेशेंट को आरामदायक महसूस करवाइए। एंड ट्रांसफर द पेशेंट टू द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल, यानी कि डॉक्टर का इमीडिएटली डॉक्टर हेल्प अरेंज कीजिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, which is fill in the blanks. There are dash stages of unconsciousness and the right answer is 4. Dash wound is deep narrow wound caused by a pointed instrument and right answer is open or punctured wound. Next is International Yoga Day is celebrated on what day? To right answer is it is celebrated on 21st June. Next is hematomas is also known as dash. Hematomas को क्या कहा जाता है? The right answer is it is also known as blood tumor. Next is what can be defined as a break in continuity of the skin or muscle or membrane. क्या चीज़ है जो स्किन में कट के रूप में डिफाइन की जाती है? एंड द राइट आंसर इज वोन, यानी कि चोट। Okay, next topic we have is environment awareness and conservation, and it will carry 20 marks in your exam. And question number 29 is fill in the blanks. And the option A, question A is dash and dash are the two sources of non-conventional energy, यानी कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के दो स्रोत के उदाहरण आपने इसमें लिखने हैं। एंड द राइट आंसर इज सोलर और wind or biogas. Question B is dash means capturing the run of water of the rain water in our house and village, यानी कि बारिश के पानी को स्टोर करने को क्या कहते हैं? The right answer is rain water harvesting. Next is ECM stand for, ECM means energy conservation measures, यानी कि ऊर्जा संरक्षण यानी ऊर्जा को बचाने के उपाय। Next is dash system channelizes rain water that falls onto a roof or into a storage tank, and the right answer is roof catchment. Next is question number 30. What is the importance of rain water harvesting, यानी कि वर्षा जल संचयन का क्या महत्व है? आपसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस प्लांट, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू अरेस्ट ग्राउंड वाटर डिक्लाइन एंड ऑगमेंट ग्राउंड वाटर टेबल, यानी कि ग्राउंड वाटर के लेवल को बनाकर रखना, ज़मीनी भूमिगत पानी ज़्यादा नीचे ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बेनिफिशिएट वाटर क्वालिटी इन एक्वाफायर्स, यानी कि पानी की जो क्वालिटी है उसको इन्हांस करना। टू कंजर्व सरफेस वाटर रन ऑफ ड्यूरिंग मानसून, यानी मानसून के दौरान ज़मीन पर बहते हुए पानी को कंजर्व करना, उसे स्टोर करना। टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, भूमि कटाव को रोकना, मिट्टी के कटाव को रोकना। और टू इनकलकेट अ कल्चर ऑफ वाटर कंजर्वेशन, यानी सभी के अंदर इस तरह की वैल्यूज़, पानी को बचा कर रखने की वैल्यूज़ को इंस्टिल करना, इनकलकेट करना। Next topic we have is obstacle training, and it will carry for 14 marks. And question 31 for this is write name of any 7 obstacles which is part of NCC obstacle training. किन्हीं 7 obstacles के नाम लिखिए जो NCC में सिखाए जाते हैं। And the answer is straight balance, clear jump, gate vault, zigzag balance, high vault, double ditch, right hand vault and left hand vault. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑब्स्टेकल कोर्स? ऑब्स्टेकल कोर्स के क्या फ़ायदे हैं? एंड द आंसर इज इट इंश्योर फिजिकल फिटनेस, इंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी, इंश्योर मेंटल स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी. इट इम्प्रूव्स योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड इवैल्यूएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड ओवरऑल टीम स्पिरिट डेवलपमेंट.
इसे आप अपनी आम भाषा में भी लिख सकते हैं, यानी कि आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है, आपको मेंटली, आपकी मानसिकता को आपको मेंटली और भी ताकतवर बनाता है, फ्लेक्सिबिलिटी इन्हांस करता है, आपके अंदर टीम स्पिरिट यानी टीम भावना को विकसित करता है। तो इस तरह के पॉइंट्स भी आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। Next is border and coastal areas. This topic has been introduced for the first time this year. And question number 33 for this is name the neighboring countries of India. भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। And the answer is Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, China and Myanmar. It means there are 8 neighboring countries of India. Next question is what are the security challenges faced at border? यानी कि सीमा पर किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एंड द आंसर इज इलीगल माइग्रेशन स्पेशली अलोंग बांग्लादेश एंड नेपाल बॉर्डर्स। इन बॉर्डर से इलीगली लोग इंडिया में एंटर करते हैं। काउंटरफेट करेंसी इश्यूज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि लोगों को बेचना और लोगों की खरीद फरोख्त, टेररिज्म मेनली फ्रॉम पाकिस्तान, अनअकाउंटेड मनी फ्रॉम अदर कंट्रीज टू स्पॉन्सर रिलीजियस एक्टिविटीज। Next is flaring up of communal tensions, smuggling of arms and ammunition, and drug smuggling. Next will be part 4 of your paper. It is a specialized subject. It includes all army wing subjects and it is mandatory to pass in this. And the first topic is armed forces, which is of 10 marks. And question number 35, part A. इंडियन आर्मी हैज़ डैश कमांड। भारतीय सेना की कितनी कमांड है? तो 7 कमांड है। एंड क्वेश्चन बी इज 2 एग्जाम्पल ऑफ फायर फाइटिंग आर्म्स आर आर्मर्ड इन्फेंट्री एंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। हेयर वी हैव रिटन 3, you can write any 2. Next is Dash Corps provides medical facility during war as well as in the peace station to the troops and their families. And the right answer is Army Medical Corps. Next question is Kargil War is 1999 is also known as the Operation Dash Kargil War को Operation विजय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज अशोक चक्र एंड कीर्ति चक्र आर इंक्लूडेड इन गैलेंट्री अवार्ड अदर देन इन द फेस ऑफ एनिमी इन व्हाट टाइम? पीस टाइम और वॉर टाइम? एंड द राइट आंसर इज पीस टाइम। अशोक चक्र और कीर्ति चक्र शांति के समय दुश्मन का सामना करने में दिखाई गई वीरता के लिए दिए जाते हैं। Next topic is map reading and the question number 36 for this is fill in the blanks. And the question number A is dash is an area of fairly level ground surrounded by hill यानी पहाड़ियों से घिरे हुए समतल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इज बेसिन। नेक्स्ट इज अ लाइन अलोंग अ हिल और रेंज ऑफ हिल्स और माउंटेन्स फ्रॉम विच वाटर फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज डैश यानी कि किसी उन्नत क्षेत्र पहाड़ियों की श्रृंखला के शिखरों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आंसर इज रिज। नेक्स्ट इज डैश इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के अंतर को मैग्नेटिक वेरिएशन यानी कि चुंबकीय अंतर कहते हैं। नेक्स्ट इज साइज ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर इज डैश इंचेस लॉन्ग एंड डैश इंचेस वाइड। राइट आंसर इज 6 इंचेस लॉन्ग एंड 2 इंचेस वाइड। नेक्स्ट इज जीपीएस स्टैंड्स फॉर। जीपीएस का क्या मतलब होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? एंड द आंसर इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। Next is question number 37. You have to draw the conventional sign for the following. The first is metal ruled, next circuit house, then contours, then level crossing and church. You can be asked about any to draw any conventional sign in your exam. So these are the answer for this question. Next is define grid and grid lines. Grid और grid रेखाओं को परिभाषा लिखिए। And the answer is grid means it is a systematic pattern on earth by laying a vertical and a horizontal grid over the earth's layout. यानी जमीन पर मार्क की गई खड़ी और पड़ी रेखाओं के कॉम्बिनेशन को ग्रिड कहते हैं। ग्रिड लाइंस ये वर्टिकल लाइंस जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लैटिट्यूड कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज लाइंस इज नोन एज grid lines. Next topic is the field craft and battlecraft and it will carry 30 marks. And question number 39 for this is write down the various section formation. Section formations के नाम लिखिए and the answer is section formation कितनी तरह की होती है आपको ये बताना है। And the answer is single file, file, arrowhead, diamond, spearhead and extended line. Next is question number 40. Question number A is dash and dash is important type of knots and the answer is thumb and thief. Next is question B. Dash signals are alternate means of giving orders and control troops when voice control is not possible. जब आप अपने सैनिकों को ऑर्डर देने के लिए आवाज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो क्या इस्तेमाल किया जाता है? The right answer is field signal. Next is 2 example of cover are cover from dash and cover from dash.
फायर, दुश्मन से हमें किस तरह के कवर की ज़रूरत होती है। पहला कवर है फायर, फायरिंग से कवर, और दूसरा है व्यू, दुश्मन की नज़र से कवर। नेक्स्ट इज डैश इज एन प्रोमिनेंट एंड अनमिस्टेकेबल ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन इंडिकेट अदर लैंडमार्क और टारगेट, एंड द राइट आंसर फॉर दिस इज रेफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट इज टू मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस आर डैश। जजिंग डिस्टेंस यानी दूरी का अनुमान लगाने के लिए किन्हीं दो तरीकों के नाम बताइए। यहाँ हमने सभी तरीकों के नाम दिए हैं, आप किन्हीं दो को लिख सकते हैं। एंड द आंसर इज यूनिट ऑफ मेजर, अपीयरेंस मेथड, की रेंज, सेक्शन, ब्रैकेटिंग एंड halving. Next we have question number 41. What are the conditions which mislead the observer when judging distance is overestimated? क्या कारण है जिसकी वजह से दूरी का अनुमान ज़्यादा लगाया जाता है? And the right answer is when the light is bad, the sun is in the observer's eye, or the object is in the small in relation to its surrounding, or looking through a valley or narrow hill, और lying down. इसके लिए डिटेल वीडियो आप फील्ड क्राफ्ट एंड बेटल क्राफ्ट का डिटेल वीडियो देख सकते हैं, विच इज़ गिवन इन द लिंक फॉर दिस. Next topic we have is Introduction to Infantry Weapons and Equipment. This will carry 14 marks in your exam. Question number 42. इसमें आपसे 7.62 mm SLR, 5.56 इंसास, रॉकेट और लॉन्चर्स के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं. तो पहला प्रश्न है, रेंज विद टेलीस्कोप साइट ऑफ 7.62 mm Dragunov sniper rifle is, the right answer is 800 meter. Length of 84 mm rocket launcher is 1065 mm. Anti-tank guiding missile hit is 90 to 96% right. Then ATGM stands for anti-tank guide missile, and two example type of ammunitions are ball, tracer, blank or HD cartridge. Next is question number 43. What are the items required for cleaning the weapon? हथियार सफाई के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? And the answer is oil bottle with the oil, brush cleaning bore, pull through, road cleaning barrel, drift, chindi, or tool adjusting the sight of rear side, and tool removing with repair case. Next topic we have military history, and it will carry 20 marks. Question number 44 is fill in the blanks. Captain Vikram Batra is awarded with dash. Right answer is PVC, Paramveer Chakra. Operation Meghdoot was carried in dash glacier. Right answer is Siachen. Next is PVC stands for, PVC का क्या मतलब होता है? It means Paramveer Chakra. India and Pakistan have fought wars in the year. The right answer is 1965, 1971 and 1999. Next is India is fighting proxy war with the Pakistan since. Right answer is 1988. Next is question number 45, which is related to military history. You have to write 10 lines about Captain Vikram Batra. इसमें आप उनकी बहादुरी के बारे में लिख सकते हैं, उनकी प्रीवियस लाइफ के बारे में लिख सकते हैं. आपने शेरशाह मूवी देखी होगी, उससे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा. एंड उन्होंने कारगिल वॉर में हिस्सा लिया था. तो कैप्टन विक्रम बत्रा, ही वॉज अ PVC awardee. He was born on 9 September 1974 and martyred on 7 July 1999. He was also known as Sher Shah, which means Lion King in Urdu, for his courage, which was also doubled as his call sign. And he decided to approach the hill from the rear, aiming to surprise the Pakistanis defenders during the 1999 Kargil war, and got martyred for the same. Next is last topic is the communication. This is the last question for your exam. Question number 41. Fill in the blanks. It will be carrying 6 marks. And the first question is dash are 2 example of calls. So we have given 3. You can write any 2. Answer is single call, multiple call or net call. Next is dash is the basic means of signal communication for a force which is static, and the right answer is line. Next is dash system provides the full benefits of face-to-face communication and sound graphics and simultaneous transmission, and the right answer is video conferencing. Next is cell phone was first introduced in the year dash, in which year cell phones were introduced, and the right answer is 1980. Next is telex stands for teleprinter exchange. Next is full form of www is World Wide Web. I hope this video have given you an idea about how your paper will look like, how you have to appear in exam, and what are the ways of writing the answer. Thank you guys for watching this video. I hope you are watching all our videos to secure good marks, and do comment your doubt in the comment section and like the video and subscribe.